नमस्कार दोस्तों, बच्चों। उत्कर्ष क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इंटरैक्टिव ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। ये एक परिचयात्मक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ताकि आपको हमारी कार्यप्रणाली और कौशल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। आइए आज हम भौतिकी फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स क्या है? हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो फिजिक्स है। और जब हम ये समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, किन नियमों पर आधारित है, तो हम उसे और बेहतर भी बना सकते हैं। हम आज कुछ बिल्कुल तथ्यात्मक साधारण सिद्धांतों के कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। साधारण, ऐसा आपको लगता है अब तक? सबसे पहले हम न्यूटन के गति के नियमों के बारे में बात करते हैं। देखिए, गति और उसके नियम भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भौतिकी के अन्य सभी भागों में ये सारे कंसेप्ट, सिद्धांत, तथ्य बार बार प्रयोग में आएंगे, और यही कारण है कि इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। न्यूटन के गति के नियम हम सभी जानते हैं। न्यूटन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है भौतिकी में, क्योंकि इन्होंने भौतिकी के अधिकांश ही भागों में रिसर्च करके नियम प्रतिपादित किए हैं। तो न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम बात करता है गति के बारे में और संवेग के बारे में। संवेग क्या होता है? आप कहेंगे संवेग की परिभाषा है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, परंतु ये परिभाषा तो नहीं हुई। ये तो इसका सूत्र हुआ कि द्रव्यमान और वेग को गुणा करने पर संवेग मिलता है। तो फिर संवेग है क्या? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप पर एक गोली चलाई जाती है और एक छोटा सा पत्थर फेंका जाता है, दोनों में से किससे ज्यादा चोट लगेगी? कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? आसान प्रश्न है। निश्चित रूप से गोली से ज्यादा चोट लगेगी, बिल्कुल सही जवाब है। परंतु अब मेरा प्रश्न है, क्यों गोली से ज्यादा चोट क्यों लग रही है? क्योंकि गोली का, बिल्कुल सही, वेग अधिक होता है। तो हम ये समझ सकते हैं अब आसानी से कि जब वेग अधिक होता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से चोट ज्यादा लगती है। तो चलिए क्यों ना इसे लिख दिया जाए तथ्य के रूप में। क्यों चोट ज्यादा लगती है गोली से? जब वेग अधिक होता है तो अधिक दर्द होता है, अधिक चोट लगती है। ठीक है, तो अब एक और उदाहरण इसी में जोड़ते हैं। अब वही गोली आप पर चलाई जाती है, मान लीजिए 100 मीटर प्रति सेकंड से, और एक ट्रक, बड़ा विशालकाय, भीमकाय, दैत्याकार ट्रक 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से आकर आपसे टकराता है। किससे ज्यादा नुकसान होगा भाई? मुझे लगता है आपका तो उत्तर होगा गोली से। नहीं, आपको लग रहा है ट्रक से ज्यादा नुकसान होगा। परंतु वेग तो किसका ज्यादा है बच्चों? अभी अभी आपने मुझे कहा था और मैंने लिख भी दिया था, वापस दिखाता हूं। जब वेग अधिक होता है तो चोट अधिक लगती है, दर्द अधिक होता है। अब हम कह रहे हैं कि ट्रक से ज्यादा नुकसान होगा, परंतु ट्रक का वेग तो कम है। क्या कहा? द्रव्यमान, द्रव्यमान से निर्धारित होगा कि ज्यादा नुकसान कब होगा। यानी ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक, इसलिए उससे ज्यादा चोट लगेगी। परंतु पहले तो गोली का द्रव्यमान कम था और उसका वेग ज्यादा था, तो ज्यादा चोट लग रही थी। अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा भाई, किससे ज्यादा नुकसान होगा। भ्रमित हो रहे हैं हम कि वेग पहले ज्यादा था, अब द्रव्यमान ज्यादा है, दोनों में से क्या चीज निर्धारित करेगी? मत होइए, मैं आपके सारे भ्रम दूर करूंगा। जैसे हमने उदाहरणों में समझा कि एक बार वेग अधिक था और एक बार द्रव्यमान अधिक था, वास्तविकता यह है कि न वेग और न द्रव्यमान निर्धारित कर सकते हैं कि कब चोट ज्यादा लगेगी। वास्तव में इनका गुणनफल निर्धारित करता है कि कब ज्यादा नुकसान होगा। एक वस्तु का जब वो गति कर रही है दूसरी पर कितना प्रभाव होगा, ये इनका गुणनफल निर्धारित करेगा।
और इसीलिए इस गुणनफल को नया नाम दिया गया है संवेग, जिसे आपने सूत्र रूप में कहा था द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो ऐसे ही कोई भी दो राशियों का गुणनफल नहीं बना दिया जाता। क्या आपने कभी द्रव्यमान और बल के गुणनफल के बारे में पढ़ा भाई? नहीं पढ़ा। या द्रव्यमान और कार्य के बारे में पढ़ा हो गुणनफल? नहीं पढ़ा। तो फिर इन्हीं दोनों राशियों का गुणनफल क्यों संवेग बनाया? क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि एक गतिशील वस्तु का दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना बल आरोपित होगा, कब ज्यादा या कम चोट लगेगी। तो न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग के बारे में बात करता है और यह है संवेग की वास्तविक परिभाषा। अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तीनों नियमों में, न्यूटन के कानूनों में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे आसान है, सभी को आता है। क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत होते हैं, है ना? यही है न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बल समान मान के और विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये तो इतना आसान है कि हम इसकी सभी अवधारणाओं के बारे में बहुत स्पष्ट है, पूरी तरह स्पष्ट है ना? तो चलिए देखें उदाहरण। क्रिया और प्रतिक्रिया हमने लिख दिया है, समान होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। अतः अगर मैं दीवार पर जोर से अपना हाथ मारता हूं और मान लीजिए 50 न्यूटन बल लगाता हूं, तो वापस कितना बल लगता है दीवार से? क्रिया और प्रतिक्रिया समान है, विपरीत दिशा, वापस 50 न्यूटन बल लगेगा। अर्थात 50 न्यूटन हमने दीवार पे लगाया और वापस से 50 न्यूटन लगा। यानी अब हमारे पास दो बल हैं जिनकी दिशा विपरीत है, मान समान है। तो कुल बल, परिणामी बल कितना हुआ? शून्य। तो अगर परिणामी बल शून्य हो गया, इसका मतलब बच्चों कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, यानी हाथ पर कोई चोट, कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। आप शायद ये तर्क दें कि भाई दो बल तो लग रहे हैं ना, तो प्रभाव तो उत्पन्न होना चाहिए, पर वास्तव में किसी वस्तु पे प्रभाव परिणामी बल का पड़ता है। कुल परिणामी बल कितना है, वही प्रभाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, अगर इस पेन पर मैं इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, इस तरफ चला गया, इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, इधर चला गया। अब जब दोनों बल एक साथ लगा रहा हूं, ध्यान से देखें, ये तो किधर भी नहीं जा सकता। क्यों? बल तो दो लग रहे हैं, पर परिणामी बल कितना है? शून्य, इसलिए ये यहीं स्थिर है। तो ये पेन परिणामी बल के आधार पे गति प्रदर्शित करेगा भाई। एक बल दो बल से मतलब नहीं है, परिणामी बल कितना है? शून्य, कोई गति प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। अतः हर वस्तु परिणामी बल का ही प्रभाव दिखाएगी, वही दृष्टिगोचर होगा। तो जब परिणामी बल शून्य हो गया तो हाथ पे कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा, यानी हाथ को दीवार पे मारने पर चोट नहीं लगनी चाहिए। याद रखें, आपका गति का तृतीय नियम जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के अनुसार हमें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं, भौतिकी तो ट्राई करते हैं कि यही नाम है, एक्सपेरिमेंट का, प्रैक्टिकल का ही नाम है। तो रुकिए, ट्राई करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि जब परिणामी बल शून्य ही है और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, न दर्द होगा न प्रभाव होगा, तो क्यों ना हाथ की बजाय सिर का ही इस्तेमाल किया जाए? क्यों ना सिर से ही दीवार को टकरा कर देखें क्या प्रभाव पड़ता है? ट्राई करने का सोच रहे हैं? रुकिए, एक और विकल्प है मेरे पास। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं या सड़क क्रॉस करना चाहते हैं, तो क्रॉस करने से पहले आप कुछ देखते हैं? हाँ, चारों तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? ये देखते हैं कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अगर कोई गाड़ी आ रही हो और उससे टकरा गए तो क्या होगा? क्या होगा? बात कर लेते हैं। तो कल्पना करते हैं भाई, वही विशालकाय भीमकाय दैत्याकार ट्रक जो अभी हमने नाम लिया था, वो बड़े वेग से तेजी से चला आ रहा है और
किसी कारणवश हम उसके सामने ही पड़ गए, तो जब वो हमसे खूब तेजी से टकराएगा, माना कि टकराने पर इतना बड़ा ट्रक इतना तेज गति से चलता हुआ हम पर बल लगाता है 50,000 न्यूटन, पर आपके न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब वो हम पर 50,000 न्यूटन बल लगाएगा, हम भी वापस 50,000 न्यूटन बल लगाएंगे। याद दिलाऊं, क्रिया और प्रतिक्रिया, विपरीत दिशा, समान मान, अतः परिणामी बल शून्य होगा। और जब परिणामी बल शून्य, तो हमें चोट नहीं लगेगी। बार बार याद दिला रहा हूं, आपके गति के तृतीय नियम के अनुसार जो आपने पढ़ा, आपने समझा, आपने बताया, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत, परिणामी बल शून्य, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब ट्रक अगर हमें मार भी दे तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, चोट बिल्कुल नहीं लगेगी। वाह, ये तो मजेदार बात है, मजा ही आ गया। अब हम आंख बंद करके आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं क्या? ये तो आप ही का सिद्धांत है भाई। तो समझें, एक बार फिर से न्यूटन के तृतीय नियम पे जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल स्पष्ट था, आसान था, सरल था, बिल्कुल ही हर चीज उसके बारे में क्लियर थी। अब वापस बात करनी पड़ेगी। तो जैसा आपने मुझे पहले बताया और आपने पढ़ा है, क्रिया और प्रतिक्रिया समान मान के हैं और विपरीत दिशा में भी हैं, लेकिन यही लेकिन जब हम समझ लेंगे तो ये हमें बचा लेगा और पूरी भौतिकी को क्लियर कर देगा, आसान बना देगा। हाँ भाई, तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन ये दोनों बल अलग अलग निकायों पर, वस्तुओं पर, पिंडों पर कार्य करते हैं। तो जब ये अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं तो परिणाम शून्य नहीं होगा। क्यों? समझें। अभी हमने देखा, इस पेन को मैं इधर खींचता हूँ और इधर यहाँ खींचता हूँ, दोनों बल जब साथ लगते हैं ये कहीं नहीं जाता, क्योंकि परिणामी बल शून्य है। परंतु क्या ऐसा होगा बच्चों कि मैं इस पेन को अपने घर पे बैठकर इधर खींच रहा हूँ, आप अपने घर पे अपने पेन को इधर खींच रहे हो, तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में दो बल लग रहे हैं? नहीं होगा, क्योंकि तथ्य ये है, सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि परिणामी बल एक पिंड पर लगने वाले बलों के लिए निकाला जाता है, अलग अलग पिंडों पर लगने वाले बलों के लिए नहीं निकाला जाता, और शून्य भी नहीं आता। तो मैं जब अपने पेन को 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, मेरे पेन पर केवल एक बल है 10 न्यूटन, वही परिणामी बल है। इसी प्रकार आपके घर पे आपके पेन पर भी एक ही बल है 10 न्यूटन, वही परिणामी बल है। तो जब हम दीवार पर जोर से हाथ मारते हैं, दीवार पे हमने 50 न्यूटन बल लगाया, दीवार के लिए केवल एक वही बल है 50 न्यूटन। प्रतिक्रिया स्वरूप दीवार ने हमारे हाथ पर वापस 50 न्यूटन लगाया, तो हमारे हाथ पे वही एक बल है 50 न्यूटन। हमने जो लगाया दीवार पर वो हाथ पर तो नहीं लगा, वो तो दीवार पर लगा, तो वो हाथ पे प्रभाव देखते समय शामिल नहीं किया जाएगा। हाथ पर केवल एक बल है जो दीवार ने लगाया और वही परिणामी बल है, उसी का प्रभाव उत्पन्न होगा और वही हमें भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार ट्रक वाले उदाहरण में भी दो बल तो हैं निश्चित रूप से, 50,000 न्यूटन, समान मान, विपरीत दिशा, परंतु दोनों बल आप पर नहीं लग रहे। ट्रक ने जो बल लगाया वो आप पर लगा, एक बल, उसी का प्रभाव उत्पन्न होगा, उसी का परिणाम भुगतना होगा। इसी प्रकार आपने भी ट्रक पे एक बल लगाया 50,000 न्यूटन, ट्रक पे उसी बल का प्रभाव उत्पन्न होगा और उसी का परिणाम ट्रक को भी भुगतना पड़ेगा। यही वो अति महत्वपूर्ण विभेदक अवधारणा है जो आपको पहले नहीं पता थी, और ये पूरी भौतिकी जो हम पढ़ेंगे आईआईटी या नीट के लिए, उसमें हर जगह काम आएगी।
यही छोटी छोटी चीज़ें आईआईटी में भी पूछी जाती हैं, नीट में भी पूछी जाती हैं, एम्स में भी पूछी जाती हैं। और यही जब क्लियर नहीं होते हैं, हम संशय में पड़ जाते हैं और उत्तर गलत हो जाते हैं। इससे पहले कि हम कार्य और ऊर्जा की बात करें, हमने न्यूटन के 2 नियम पढ़े, तो न्यूटन के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी बता दूं। जैसा सर्वविदित रहा है कि न्यूटन के बाग में सेब का पेड़ था और वो सेब उससे एक उसके सिर पे पड़ा, तब उसने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की सिद्धांत की खोज की। ये गलत है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। निश्चित रूप से न्यूटन के बाग में सेब का पेड़ था और वो आज भी फल फूल रहा है बड़े ही अच्छे से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा और उसके बाद उन्होंने ये अवधारणाएं प्रस्तुत की। ये किंवदंती है, इसमें सच्चाई नहीं है। एक और रोचक बात न्यूटन के बारे में हम क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि न्यूटन के नियम ही मूल आधार है भौतिकी का, गति का। तो न्यूटन के बारे में एक और रोचक बात बता दूं। न्यूटन का जन्म हुआ था 4 जनवरी 4 जनवरी को न्यूटन का जन्म हुआ। तो इसमें रोचक क्या है भाई? रोचक ये है बच्चों कि न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ। न्यूटन के गति के नियम तो गति के नियम, न्यूटन के जन्म में भी संशय आ गया है। कैसे? क्रिसमस तो 4 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। तो जन्म हुआ क्रिसमस के दिन और हम कह रहे हैं जन्म हुआ 4 जनवरी को। ये तो एक पहेली हो गई। पर इस पहेली का उत्तर मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूं, मैं तो न्यूटन के नियमों और भौतिक राशियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्य और ऊर्जा के बारे में। ये भी 2 आसान सी राशियां हैं भाई, जो आपने छोटी कक्षाओं से अब तक आज तक बार बार पढ़ी हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, या अब थोड़ी लगने लग गई है? दिक्कत तो नहीं लग रही है, पर मन में आ रहा है कि अब क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्य क्या होता है भाई? कार्य होता है बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन का गुणनफल। बल और बल की दिशा में विस्थापन, अतः कार्य है बल और विस्थापन का गुणनफल। बिल्कुल आसान। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कितना कार्य कोई पिंड कर सकता है उतनी उसमें ऊर्जा निहित होती है। और ऊर्जा खर्च किस में होती है? कार्य करने में ही खर्च होती है। जब हम कोई काम करते हैं हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती जाती है। हम चलते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब में ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो कार्य जब होता है ऊर्जा खर्च होती है। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, सरल तथ्य है, ये सब आपने पहले पढ़ा है। तो दिक्कत कहाँ है? अब आएगी दिक्कत। जो कुछ मैंने अभी बोला कि कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है और कार्य है बल और विस्थापन का गुणनफल, मुझे तो इस अवधारणा में बड़ी तकलीफ आ रही है, बहुत गड़बड़ लग रही है। आपको लग रही है? देखें, समझें क्या गड़बड़ लग रही है। अगर कोई पिंड एक चक्र में घूमता है, चक्राकार गति करता है, चक्राकार जहां से प्रारंभ हुआ घूम के वहीं पे वापस आ जाएगा। विस्थापन क्या होता है भाई? विस्थापन का अर्थ है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य सबसे छोटी दूरी। तो अगर मैं चक्राकार गति कर रहा हूं, यहां से शुरू किया और चल के वापस यहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0, 0। बिल्कुल ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब विस्थापन 0 हो गया तो कार्य कितना होगा भाई? याद है ना, कार्य था बल इंटू विस्थापन। विस्थापन है 0, अतः कार्य भी 0।
और जब कार्य जीरो तो ऊर्जा किस में खर्च होती थी? कार्य करने में। कार्य नहीं हुआ, ऊर्जा भी खर्च नहीं हुई। अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है? बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है ये तो जो कुछ मैंने कहा। तो फिर देखें भाई, जब चक्राकार पथ में कार्य नहीं होगा, ऊर्जा खर्च नहीं होगी, तो क्यों ना मैं आपसे कहूं कि किसी ओलंपिक स्टेडियम में चलकर जो चक्रीय पथ होता है उसके 5-10 चक्कर लगा लें। उस चक्रीय पथ की परिधि 1 किलोमीटर के आसपास है अगर, और उसके हम 5 चक्कर 10 चक्कर काट लें, यानी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम लें, घबराने की बात नहीं। विस्थापन कितना होगा जब घूम के वापस वहीं आ जाएंगे? जीरो। कार्य कितना होगा? जीरो। ऊर्जा कितनी खर्च होगी? जीरो। तो फिर जब आप 10 चक्कर काट लोगे और मैं आपके पास आऊंगा, तो आप ये सोच रहे हैं कि सर कहेंगे अब बंद कर दो, थक गए होगे? नहीं बच्चों, मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जब मैं आपके पास आऊं आप बोले 5-10 चक्कर और काट लेता हूं सर, क्योंकि ऊर्जा तो खर्च हुई नहीं, थकान तो हुई नहीं, वैसे क्या वैसा ही फ्रेश लग रहा है, वैसे क्या वैसा ही ऊर्जावान लग रहा है मुझे, जैसा चक्कर काटने से पहले लग रहा था। क्यों भाई? वापस याद दिला दूं, चक्रीय पथ, विस्थापन जीरो, कार्य जीरो, ऊर्जा में क्षति हानि कमी जीरो। तो जब ऊर्जा खर्च नहीं तो वैसे ही ऊर्जावान रहेंगे चक्कर काटने के बाद भी। ये आपका कार्य ऊर्जा का तथ्य है, सिद्धांत है, नियम है। सोच रहे हैं ये करने का? आपके लिए एक और उदाहरण, एक और विकल्प है मेरे पास। अगर एक व्यक्ति पानी में तैर रहा है और पानी भी पीछे की ओर बड़े वेग से बह रहा है, नदी ऐसे बह रही है और ये व्यक्ति आगे तैरना चाह रहा है, तो देखें क्या होगा। अगर ये व्यक्ति नहीं तैर रहा होता और सिर्फ नदी पीछे की ओर बह रही होती तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति पीछे चला जाता। अगर नदी नहीं बह रही होती और सिर्फ ये व्यक्ति तैर रहा होता तो निश्चित रूप से आगे चला जाता। अब ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, नदी भी पीछे की ओर जा रही है, व्यक्ति भी आगे की ओर लगातार तैर तो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये व्यक्ति इतने ही वेग से तैर पा रहा है कि नदी का जो पीछे की तरफ प्रवाह है उसे रोक सके। अर्थात व्यक्ति लगातार तैर रहा है, नदी लगातार बह रही है, पर ये व्यक्ति न आगे जा रहा है न पीछे आ रहा है। पीछे नहीं आ रहा क्योंकि खुद तैर रहा है, आगे नहीं जा रहा क्योंकि नदी पीछे की ओर आ रही है, इसे पीछे धकेल रही है। परिणाम स्वरूप ये अपनी जगह पर ही तैरता जा रहा है। तो अपनी जगह पर ही तैरता जा रहा है। विस्थापन हाँ जीरो, विस्थापन जीरो, कार्य जीरो। अब आगे तो आप समझ ही गए होंगे। विस्थापन जीरो है, कार्य जीरो है, ऊर्जा में कितनी कमी आई? फिर याद दिलाऊं, कार्य करने पर ऊर्जा खर्च होती है, कार्य शून्य नहीं हुआ तो ऊर्जा भी खर्च नहीं होगी। यानी ये सुबह से शाम तक अगर ऐसे ही तैरता रहे तो भी इसकी ऊर्जा उतनी ही रहेगी शाम को जितनी सुबह थी। इसी को ऐसे भी समझें कि दिवाली का जो रॉकेट होता है, मान लिया उसमें बहुत अल्प बारूद भरा है, तो जब आपने रॉकेट को जलाया, आपने इस रॉकेट को जलाया, जलाते ही ये जाना तो किधर चाहता है? ऊपर। तो ये ऊपर जाना चाहता है, पर गुरुत्वाकर्षण इसे किधर खींच रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है। अब मान लेते हैं इसमें इतना ही बारूद भरा है जो इसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, लेकिन नीचे भी नहीं गिरा रहा है। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, इतना बल ये उत्पन्न कर रहा है कि उसको रोक सके नीचे गिरने से।
लेकिन जितना ये ऊपर जाने में बल उत्पन्न कर रहा है उतना ही गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है। परिणाम स्वरूप ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, इसी जगह पर रहेगा। इसी जगह पर रहेगा। कार्य, विस्थापन, बल, बल बराबर है, विस्थापन नहीं हो रहा, कार्य नहीं हो रहा, ऊर्जा भी खर्च नहीं हो रही। इसके अंदर जितना बारूद था सारा जल कर खत्म हो गया। ऊर्जा तो चली गई। ऊर्जा कैसे चली गई? कार्य तो हुआ ही नहीं। ये तो बड़े संभ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक और उदाहरण की जरूरत है। चलो भाई बच्चों, एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक व्यक्ति अपने सिर पर बहुत भारी वजन लेकर खड़ा है। जैसा आप देख रहे हैं, पीठ पर और सिर पे बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही भारी सा वजन है, 100, 150, 200 किलो का मान लें। परंतु इसको लेके ये सिर्फ खड़ा है, आगे नहीं जा रहा, हिल नहीं रहा, गति नहीं कर रहा। तो बच्चों, विस्थापन कितना हुआ जब ये खड़ा ही रहेगा अपनी एक जगह पर? विस्थापन 0, कार्य 0, ऊर्जा में कमी 0। तो बच्चों, ये सुबह से शाम तक इस वजन को अपने सिर पर लेकर खड़ा रहेगा और ऊर्जावान बना रहेगा। ऊर्जा में तो कोई कमी नहीं आएगी। याद दिला दूं, आपकी अवधारणा के अनुसार कार्य और ऊर्जा की, आपकी जो अवधारणा है, आपके जो तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी और ये आसानी से मुस्कुराते हुए सुबह से शाम तक वजन लेकर खड़ा रहेगा। क्या आपको लगता है मुस्कुराहट बनी रहेगी शाम तक? नहीं। क्यों? क्या है ये कार्य ऊर्जा की पहेली? हल किया? नहीं? मैं समझाता हूं। इसीलिए तो उत्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर, कि आपकी जितनी भी कमियां हैं, संभ्रांतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। बच्चों, ये लाइव इंटरैक्टिव क्लास होगी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं ये चैनल, तो YouTube में नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और आगे जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 4 मई से लाइव कक्षाएं शुरू हैं। तिथि नोट कर लीजिए बच्चों, रजिस्टर करते ही 4 मई से कक्षाएं शुरू होंगी। तो जब लाइव कक्षाएं शुरू होंगी बच्चों, तो YouTube में नीचे कमेंट्स आप भेज सकते हैं मुझे। मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा, बीच बीच में मुझे आपकी बातें भी पता चलेंगी, प्राप्त होंगे आपके कमेंट्स। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, मन में क्या कौतूहल है, क्या प्रश्न है, सब मेरे पास पहुंचता रहेगा। ये बहुत ही बड़ा एक आपको बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ही बड़ी चीज़ उत्कर्ष कर रहा है आप सबके फायदे के लिए। तो समझें भाई, क्या है कार्य ऊर्जा की ये पहेली। जैसा हमने पहले बार बार कहा और आपने ही बताया कि कार्य जब होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। पर ऊर्जा उसके अलावा भी क्षय हो सकती है, खर्च हो सकती है। कब? जब एक विरोधी बल के विरुद्ध अपनी स्थिति बरकरार रखनी हो। जब रॉकेट को हम जलाकर छोड़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचना चाहता है, पर रॉकेट को अपनी स्थिति हवा में बरकरार रखनी है, ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तैरते हुए व्यक्ति को आगे नहीं जा पा रहा है, लेकिन पीछे जाने से, विरोधी बल से बचने के लिए, नदी के पीछे के प्रवाह के बल से बचने के लिए अपनी स्थिति बरकरार रखनी है, ऊर्जा खर्च हो जाएगी। इस व्यक्ति को जो सर पे वजन ढो रहा है, वजन को नीचे गिरने से बचाने में गुरुत्वाकर्षण के विरोधी बल के विरुद्ध स्थिति बरकरार रखनी है, ऊर्जा खर्च हो जाएगी। समझ में आया?
तो भौतिकी और इसके अनुप्रयोग लिस्ट खत्म ही नहीं होगी बच्चों, अगर मैं बताना शुरू करूं। अकल्पनीय है कि आप कहाँ कहाँ भौतिकी काम में लेते हैं। आप सुबह उठते हैं और जब तक सोते हैं लगातार भौतिकी काम में आती रहती है, सोने के बाद भी आती रहती है, पर हमें पता नहीं चल पाता है। देखें बच्चों कुछ अनुप्रयोग भौतिकी के रोचक। जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप जानते हैं कि आप इसमें भौतिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप शाखा को जोर से हिलाते हैं, किस लिए? फल प्राप्त करने के लिए। शाखा को जोर से हिलाने पर फल टपक कर आपके हाथ में गिरता है। ये भी भौतिकी के कारण संभव हुआ, न्यूटन के कारण संभव हुआ। तो अगली बार बच्चों जब शाखा हिला के फल प्राप्त करें तो मन ही मन न्यूटन को धन्यवाद दें, भौतिकी को धन्यवाद दें, उसी के कारण आपको ये फल प्राप्त हुआ। और बच्चों जब आप डिजिटल क्लासेस जो उत्कर्ष द्वारा रचित हैं इसमें रजिस्टर करके इससे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सफलता रूपी फल भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लंबी दूरी का जो धावक होता है वो बहुत लंबा कूदना चाहता है ताकि फर्स्ट प्राइज आए, ओलंपिक विजेता बने, पर इसमें उसकी मदद कौन कर रहा है? भौतिकी। बिना भौतिकी लगाए लंबे कूद का धावक ज्यादा लंबा नहीं कूद सकता। 3D फिल्में हम देखने जाते हैं हॉल में, उसके लिए 3D चश्मे लगाते हैं। ये 3D चश्मे भी भौतिकी के सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं। 3D फिल्म का जो मजा हम प्राप्त कर रहे हैं उसके पीछे भौतिकी के ही सिद्धांत हैं। कार के जो स्वचालित वाइपर होते हैं, आजकल जो नई नई गाड़ियां आती हैं उसमें रेन वाइपर्स यानी बारिश के जो वाइपर हैं कांच के आगे जो लगे होते हैं वो स्वचालित हैं, यानी बारिश आएगी तो वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाएंगे। ये भी भौतिकी के नियमों पर आधारित अनुप्रयोग है। जब हमें बहुत अधिक बुखार आ जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है माथे पर गीली पट्टी रखिए। क्यों? भौतिकी बता रही है इसका फायदा। हो सकता है डॉक्टर ने भौतिकी पढ़ी या ना पढ़ी वो अलग बात है, लेकिन भौतिकी के कारण ही डॉक्टर माथे पर गीली पट्टी रखने को बोलता है और फायदा भी भौतिकी के नियम से ही होता है। जब कहीं चोट लग जाती है बच्चों, घाव हो जाता है, कट लग जाता है त्वचा में, तो हम एंटीसेप्टिक में कीटाणुरोधक के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में स्पिरिट या डिटॉल काम में लेते हैं ना। क्यों? कीटाणुनाशी है, कीटाणुनाशी है, ये बात तो ठीक है, पर कीटाणुनाशी में भी यही क्यों काम में लेंगे? और इनको लगाने पर ठंडक उत्पन्न होती है ना। क्यों होती है? क्यों काम में लेते हैं इन्हें? भौतिकी समझाती है। ये सूची जैसा मैंने कहा खत्म ही नहीं होगी, आगे 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 बढ़ती ही जाएगी। तो बहुत सारे अनुप्रयोग भौतिकी में हैं जिनको समझकर, पढ़कर आप काम में ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसे काम में आ रहे हैं। मन नहीं भरा? कुछ और रोचक तथ्य भौतिकी के। चलिए, कपूर जो होता है भाई, पूजा में कपूर काम में लेते हैं ना जलाने के लिए। कपूर को पानी में डाल दें तो वो नाचना शुरू कर देता है। डिस्को डांस, रॉक स्टार बन गया है कपूर भी, नाचना शुरू कर देता है। गर्म सूप का स्वाद ठंडे सूप की तुलना में बहुत बेहतर होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई गर्म है तो अच्छा होगा, तो ऐसा तो नहीं है बच्चों। आइसक्रीम तो ठंडी होती है और बड़ी स्वादिष्ट लगती है, कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी अच्छी लगती है। तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि सूप ठंडा होने पर बेस्वाद और गर्म करते ही बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा रुचिकर लगने लग जाता है? क्यों? भौतिकी के कारण। ये सब भौतिकी के कारण हो रहा है। जो दुनिया में आपके चारों तरफ हो रहा है, भौतिकी ही उसके पीछे का कारण है। बतख पानी पर तैरती है, हम सब ने बचपन से देखा बच्चों, पर कभी आपने ये गौर ही नहीं किया होगा कि ये कैसे संभव हुआ। आप कहेंगे हम भी तो तैर लेते हैं। बच्चों, हम जब तैरते हैं हमारा कुछ भाग पानी के नीचे रहता है, हम पानी के बिल्कुल ऊपर तो नहीं रह सकते। पर बतख, आप विश्वास नहीं कर सकते, पानी के बिल्कुल ऊपर रहती है, उसका पाँव अंदर नहीं जाता।
अगर पानी के अंदर पाम चला जाएगा तो वो डूब जाएगी। तो ये कैसे संभव है? बतख इतनी हल्की भी नहीं है भाई, वजन भी है, फिर भी वो पानी के ऊपर रहकर तैर रही है, पांव अंदर नहीं जाते। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। इसे भौतिकी ने आसान बना दिया। बतख भौतिकी लगा रही है बच्चों। गर्मियों में आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? सूती कपड़े। क्यों? अच्छा लगता है, आरामदायक लगता है। क्यों आरामदायक लगता है? क्या फायदा होता है? कौन है इन सब के पीछे? बिल्कुल सही, वही भौतिकी जो हम पढ़ रहे हैं और जो आगे भी पढ़ेंगे। हाइंस कंपनी है बच्चों जो टोमेटो केचप बनाती है, टमाटर का सॉस बनाती है, बाजार में जो सॉस मिलता है। तो हाइंस कंपनी जब टमाटर सॉस बनाती है तो उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए कि भाई सही से बनी है या कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्या काम में लेते हैं? भौतिकी के नियम। इसकी गुणवत्ता परखने के लिए भौतिकी के नियमों का उपयोग किया जाता है। जब हम कॉफी पीना चाहते हैं, कॉफी का पाउडर पानी में डालते हैं और डालते ही 1 सेकेंड में कॉफी घुल जाती है। कैसे इतना तेजी से कॉफी घुल गई पानी के अंदर? हमने कॉफी का तो बहुत स्वाद लिया, लेकिन दिमाग को कारण का स्वाद नहीं चखाया कि ये क्या कारण है। हर चीज जो पानी में डालते हैं जल्दी तो नहीं घुलती, क्यों कॉफी इतनी तेजी से घुल गई पानी के अंदर? क्योंकि भौतिकी जिम्मेदारी ले रही है। भौतिकी बता रही है क्यों कॉफी घुल जाती है पानी के अंदर जल्दी से। और अभी के लिए अंतिम अनुप्रयोग उदाहरण, सबसे अंतिम लेकिन सबसे रोचक। बिल्ली। बिल्ली बच्चों, जो जानवर है बिल्ली, वो घूर्णन के संरक्षण का नियम काम में लेती है और वो नियम है कोणीय संवेग संरक्षण। बतख भी फिजिक्स पढ़ चुकी है और बिल्ली तो सबसे महत्वपूर्ण नियम का उपयोग कर रही है बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण नियम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बिल्ली, हमारी मौसी बोलते हैं ना भाई, बिल्ली मौसी, तो मौसी है क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छे से फिजिक्स का उपयोग तो बिल्ली मौसी कर रही है। मैं जानता हूं कि आपको ये सब अविश्वसनीय लग रहा है, अविश्वसनीय है किंतु सत्य है। मैं ये सब आपके लिए विश्वास के काबिल बनाऊंगा, आपको अविश्वसनीय कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को विश्वास कराऊंगा कि ये सब भौतिकी है। तो बच्चों, अभी तो हमने बहुत ही साधारण से सरल से सिद्धांत और अनुप्रयोग देखे हैं। देखिए, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे, आईआईटी की, नीट की तैयारी करोगे, एम्स की तैयारी करोगे, तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके जो भौतिकी के बेसिक सिद्धांत हैं, तथ्य हैं, नियम हैं, वो बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है, क्योंकि वही तो नींव है हमारे। अब इस नींव पर जब हम विशाल बिल्डिंग बनाएंगे, इमारत बनाएंगे पढ़ाई की, नॉलेज की, लर्निंग की, तो वो मजबूती से टिकी रहेगी क्योंकि नींव बहुत मजबूत है। अगर हम बेसिक चीज़ों को, कंसेप्ट्स को छोड़ दें और सिर्फ हमें लगता है जटिल प्रश्न आईआईटी में पूछे जाते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उनको जब हम करना शुरू करेंगे, विश्वास कीजिए आप बीच में जाके अटक जाएंगे, क्योंकि आपके बेस की नींव मजबूत नहीं है। हम पूरा पढ़ेंगे बच्चों, जब हमारी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, हम हर चीज़, हर कंसेप्ट, हर छोटे से छोटे बिंदु को ध्यान में दे रखेंगे और बिल्कुल शुरू से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। नीट के, आईआईटी एडवांस के पूरे लेवल तक हम कवर करेंगे, पर शुरुआत हमेशा बेसिक से करेंगे ताकि वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे, मजबूत रहें। जब बच्चों सिद्धांत समझ में आ जाता है, हमें कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाता है, तब उसको उदाहरणों से और आंकिक प्रश्नों की सहायता से मजबूती प्रदान की जाती है। कंसेप्ट समझ में आने के बाद हम उदाहरण और आंकिक प्रश्न करेंगे जिससे वो दिमाग में बढ़िया से छप जाए,
और जब वो बढ़िया से छप जाएगा ना बच्चों, तब उसके बाद जब आपको प्रश्न मिलेंगे तो प्रश्नों को देखते ही अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग विचार आपके दिमाग में कौंधना शुरू कर देंगे और प्रश्न बिल्कुल सरल बन के रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आएगा कि इसमें ये अप्रोच लगानी है, इस तरह से सोचना है, ऐसे इसे हल करना है। मैं आपको इन सभी नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, तथ्यों के बारे में और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, ये बताने के लिए कि आपने प्राथमिक कक्षाओं से इन नियमों को पढ़ा, फिर भी जो उदाहरण मैंने लिए उसमें हमें दिक्कत आ रही है, उसमें हम अटक रहे हैं, नए सिरे से सोचने को मजबूर हो गए हैं। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने में कुछ तो कमियां रह गई हैं। जिन चीज़ों के लिए हमें ये लगता था कि ये तो सरल हैं, अच्छे से आती हैं, उनमें भी कमियां तो हैं। लेकिन जब आप उत्कर्ष क्लासेस पे रजिस्टर कर लेंगे और लाइव कक्षाओं का फ़ायदा उठाएंगे, कमियां रहेंगी नहीं। देखिए, वर्तमान में क्या है वो तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो पूर्व में जो हो चुका है उस पर आधारित है। लेकिन भविष्य आपका कितना सुनहरा होगा वो आपके हाथ में है। आज ही अगर आप रजिस्टर करके जुड़ जाते हैं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो एक सुनहरे भविष्य में आपका जाना तय हो जाता है। ये पक्का कर सकते हैं कि हम किस लेवल तक, किस सुनहरे भविष्य को प्राप्त कर लेंगे। आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी आपको कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी आपके भ्रम हैं, उन सब को उत्कर्ष कक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाएं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये दूर करेगा। उत्कर्ष क्लासेस का तो मुख्य उद्देश्य ही यही है बच्चों, कि आपको घर बैठे गुणवत्ता परक और शानदार कोचिंग देना, पढ़ाई देना, ताकि ये सब पढ़ के आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से नंबर लाएं और अपने भविष्य में अग्रसर हों। तो मुझे आपको एक भौतिकी की आकर्षक यात्रा पर ले जाने की अनुमति दें। जुड़े हमारे साथ, ताकि हम आगे बढ़ें और भौतिकी को बिल्कुल ही नए तरीके से इसी रोचक अंदाज में सीखना शुरू करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह बदल जाएगा और दुनिया आपके लिए रहेगी ही नहीं जैसी पहले थी, बिल्कुल ही अलग और शानदार हो जाएगी। तो क्या आप इस शानदार यात्रा में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो रजिस्टर करें। फिर से याद दिला दूं, अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और बच्चों, जब लाइव कक्षाएं चलेंगी तो वहां से कमेंट भी लाइव डाल सकते हैं। और ऐप से अगर आप देख रहे हैं तो ऐप में तो रजिस्टर करने का विकल्प उपलब्ध ही है। सीखने और आनंदित होने के लिए बहुत कुछ है भौतिकी में। यहाँ पर गति है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, तरल पदार्थ है, ध्वनि और प्रकाश और उनके मंत्र मुग्ध कर देने वाले अनुप्रयोग हैं। यहाँ पर आवेश है, विद्युत धारा है, चुंबक और उनके क्षेत्र और उनका प्रभाव है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को और मज़े करने के लिए, आनंदित होने के लिए उपलब्ध है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो पूरी तरह हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपको एक शानदार नया अनुभव प्राप्त होगा जो आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा। भौतिकी अब से आपके लिए कभी भी कठिन विषय नहीं बनेगा और न रहेगा। दुनिया फिर कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। आप बदलेंगे और आप अपनी दुनिया को भी बदल देंगे। एक आसान प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूं इसे अंत करने से पहले।
जैसा अभी तक आपने देखा, जो आपको लग रहा था सही है या आता है, उसमें ही कमियां हमें मिली। तो क्यों ना ये प्रश्न भी देख लिया जाए भाई। प्रश्न बिल्कुल सरल है। जब प्रकाश एक माध्यम में यात्रा करते समय अणुओं के बीच से गुजरता है तो प्रकाश का वेग निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाता है? एक बार फिर से, माध्यम में अणुओं के बीच गति करते समय प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है? मुझे पता है आपके दिमाग में क्या उत्तर आ रहा है, और आपको वो बिल्कुल सरल और आसान उत्तर लग रहा है, और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट भी हैं उसके लिए कि बिल्कुल सही उत्तर यही है। कौन सा? प्रकाश का वेग माध्यम में क्या हो जाता है? कम। यही पढ़ते आए हैं सालों से, छोटी कक्षाओं से, प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ा। माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है निर्वात की अपेक्षा। बच्चों, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर ये नहीं है। प्रकाश जब माध्यम में अणुओं के मध्य से गुजरता है, उनके बीच के खाली स्थान से गुजरता है, प्रकाश का वेग वही होता है जो निर्वात में रहता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे सिद्धांत जो हमें अभी गलत हो रहे हैं, हम सही नहीं समझ पा रहे हैं, जब इन पे मजबूत पकड़ बना लेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हम आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं, और वो भी शानदार परफॉर्मेंस के साथ। तो बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर है वेग समान रहता है। सी उत्तर, समान। आपके लिए ये अविश्वसनीय है, मुझे पता है ये बात, पर विश्वास करें बच्चों, सही उत्तर यही है। कैसे? ये जानने के लिए आपको उत्कर्ष क्लासेस पर रजिस्टर करना होगा। उत्कर्ष क्लासेस के ऐप में, या जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट्स में आपके पास लिंक है रजिस्टर करने के लिए। और बच्चों, जब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी रजिस्ट्रेशन के बाद, मंगलमय भविष्य की ओर जब आप अग्रसर होंगे, तो उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभूतपूर्व फीचर्स हैं बच्चों। ऐसी विशेषताएं हैं जो कि कोई और नहीं दे सकता। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे इंटरैक्टिव वीडियो क्लास है, यानी मैं जब पढ़ा रहा हूँ, आप सुनते हुए क्या सोच रहे हैं वो आप लिखें, वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही पता चलेगा, और मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ। प्लस अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आए, डाउट आए, आप लिख कर, टाइप करके फाइल भेज सकते हैं। ये सब फीचर्स आपको दिए जाएंगे बच्चों जब आप रजिस्टर करेंगे। तो उन फाइल्स में आपके डाउट्स जब हम तक पहुंचेंगे, शीघ्रातिशीघ्र वो डाउट्स हल करके वापस आपको भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो ये है कि आपने वीडियो देख लिया, बाद में कभी ज़रूरत पड़ी, जब चाहे वीडियो, जितनी बार चाहे वीडियो देख सकते हैं। पर वीडियो देखने में समय चाहिए, ध्यान मोबाइल में रखना पड़ता है, बार बार डेटा की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑडियो फीचर भी दिया जा रहा है। जब एक बार आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया, उसके बाद आप किसी भी कक्षा का ऑडियो सुन सकते हैं। केवल ऑडियो सुनना चाहें तो, वीडियो चाहें तो वीडियो भी मिलेगा, पर केवल ऑडियो भी सुन सकते हैं। हेडफोन कान में लगा के, ईयरफोन कान में लगा के आराम से बैठे हैं, और जो मैंने पढ़ाया वो दिमाग में वापस घूम रहा है, सुनाई दे रहा है, सब छपता जा रहा है, सारे कंसेप्ट मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो सिर्फ उत्कर्ष प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बात है, मैं जब पढ़ाऊँगा तो जो कुछ मेरे नोट्स हैं मैं आपको लिख के समझाऊँगा, जो परिभाषा दूंगा, वो सब आपको PDF फाइल में उसी दिन वापस मिल जाएगा बाद में। आप चाहें तो खुद लिखें, न चाहें मत लिखें। जो कुछ मैंने पढ़ाया है आज, वो आपको पूरा PDF में प्राप्त हो जाएगा आगे के लिए। यानी पूरी भौतिकी के सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे बच्चों, घर बैठे ही। तो यही तो सबसे बड़ा फायदा है ऑनलाइन क्लास का, कि आपको घर बैठे ही सब सीखने को मिल रहा है। शानदार क्वालिटी, बेस्ट गुणवत्ता और कौशलपूर्ण पढ़ाई। ऑफलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि हम टीचर से बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं,
तो उत्कर्ष क्लासेज ने बच्चों इन दोनों ही के फायदों को मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ऑनलाइन का फायदा भी मिल रहा है और ऑफलाइन की तरह प्रश्न पूछने का अधिकार भी है और उनके उत्तर प्राप्त होंगे और हम आपस में संवाद कर सकते हैं। जब आप मैसेज टाइप करेंगे, कमेंट टाइप करेंगे, मैं उन्हें पढ़ के उनके बारे में बात कर सकता हूँ, अगले दिन भी उन्हें सम्मिलित कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे फायदे लेकर उत्कर्ष क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए इंटरैक्टिव ऑनलाइन वीडियो क्लासेस लेकर आया है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं बच्चों, आज ही रजिस्टर करें और याद रखें तारीख 4 मई 2020 से ऑनलाइन लाइव वीडियो क्लासेस जो प्रतिसंवादात्मक हैं, आपस में बात कर सकते हैं हम, 4 मई से प्रारंभ हो रही हैं। जल्दी करें, आज ही रजिस्टर कर लें। मैं जल्द आपसे मिलूंगा इस सुखद चमत्कृत कर देने वाली यात्रा पर। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है बच्चों। चमत्कार वही है जिसमें भौतिकी के नियम हम नहीं समझ पाए। जब समझ जाते हैं वो कोई चमत्कार नहीं रहता। जब जादूगर कीलों की सेज बनाकर, कीलों का बिस्तर बनाकर उस पर लेट जाता है, हमें लगता है ये चमत्कार कैसे हो गया। ये भौतिकी है बच्चों, भौतिकी के नियम बता रहे हैं कैसे हो गया। तो सब कुछ भौतिकी ही है, चमत्कार कुछ भी नहीं। बस एक चमत्कार हो जाएगा जब आप उत्कर्ष क्लासेस पे रजिस्टर करेंगे, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और स्वर्णिम सीढ़ियां चढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। वो निश्चित रूप से आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं, रजिस्टर कीजिए और 4 मई से ऑनलाइन क्लासेस हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए बच्चों और सुरक्षित रहिए।